हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट नीरज मीणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अध्ययन 24 में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूनिट फर्स्ट के सेकेंड टॉपिक जस्टिस की थ्योरीज को डिस्कस किया था। थ्योरी समझने के बाद में हम आज उसी थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू इस वीडियो में सोल्व आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को। इस सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विनाश ने न्याय को तत्व माना है। एक विनाश ने न्याय को तत्व माना है। ऑप्शन 1 विधिक राज्य का, ऑप्शन 2 ईश्वरीय राज्य का, ऑप्शन 3 विदित राज्य का, ऑप्शन 4 तथ्यत राज्य का। तो एक विनाश ने न्याय के तत्व को ईश्वरीय राज्य का माना है। इसमें ऑप्शन 2 राइट होगा। अपना सेकंड क्वेश्चन है, न्याय को विवेक के साथ जोड़ा है। न्याय को विवेक के साथ किस विचारक ने जोड़ा था? ऑप्शन 1 है प्लेटो, ऑप्शन 2 है अरस्तु, ऑप्शन 3 है मैकियावेली और ऑप्शन 4 है सुकरात। तो इसमें ऑप्शंस फर्स्ट राइट होगा प्लेटो। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की थ्योरी को विस्तृत रूप से व्याख्या की है। अब इसी कड़ी में अपना तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से वह विचारक जो न्याय को विवेक के साथ जोड़ता है? समाजवादी मार्क्स, उपयोगितावादी बेंथम, संविदावादी होब्स और ऑप्शन 4 है पासीवादी। निम्न में से कौन सा विचारक है जो न्याय को विवेक के साथ जोड़ता है? इसमें ऑप्शन थर्ड राइट होगा, संविदावादी होब्स ने। होब्स ने अपने लेवियाथन में न्याय को विवेक के साथ संदर्भित किया था। ऑप्शन 4 है, यदि किसी राज्य में सरकार निरंकुश न हो और यह कानून द्वारा संचालित की जाए तो न्याय होगा। कौन सा न्याय कहलाएगा? जिसमें सरकार निरंकुश न हो और कानून द्वारा संचालित की जाए। ऑप्शन 1 है कानूनी न्याय, ऑप्शन 2 है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन 3 है सामाजिक न्याय और ऑप्शन 4 है सभी। कानून द्वारा संचालित किया जाए वो न्याय क्या कहलाता है? कानूनी न्याय। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लेटो का न्याय है नैतिक, कर्तव्यनिष्ठ, व्यक्तिगत और सामाजिक या सरकारी? ऑप्शन सभी। प्लेटो का न्याय किससे रिलेटेड है? प्लेटो का न्याय है ऑप्शन थर्ड, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार कौन कौन से बताए हैं? प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार कौन कौन से बताए हैं? ऑप्शन 1 है वितरणात्मक व सुधारात्मक, ऑप्शन 2 है सामान्य या विशिष्ट, ऑप्शन थर्ड है राजनीतिक और कानूनी और ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत व सामाजिक। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए थे, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 7, अरस्तु के न्याय का आधार है कर्तव्य निष्ठा पर, धर्म पर, ऑप्शन थर्ड है अधिकार निष्ठा पर या ऑप्शन 4 है ऑल राइट यानी कि सभी सरकारी ऑप्शंस। तो अरस्तु के न्याय का आधार कौन सा है? सभी तो हो नहीं सकता। जहाँ ऑल द अबाव लिखा होता है ना, तो स्टूडेंट्स की डायरेक्ट नज़री ऑप्शंस 4 में ही जाती है, जबकि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है अधिकार निष्ठा। अधिकार निष्ठा के आधार पर ही अरस्तु ने न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक युग में न्याय सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कहलाता है। आधुनिक युग में न्याय के सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन कहलाता है? प्लेटो, मार्क्स, मैकियावेली या जॉन रॉल्स? इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन है मैकियावेली। मैकियावेली को राजनीति विज्ञान का आधुनिक पितामह कहा जाता है। इन्होंने लॉ और इक्विलिटी
और फ्रीडम, इसमें विशिष्ट थ्योरियां प्रस्तुत की थी। मैकियावेली ने न्याय सिद्धांत को अपनी पुस्तक द प्रिंस में विस्तृत रूप से डिस्क्राइब कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कृति किसकी है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक किसने लिखी थी? ऑप्शंस 1 है रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन 2 है जॉन रॉल्स, ऑप्शन 3 है प्लेटो और ऑप्शन 4 है सुकरात। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कृति लिखी है जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स भी एक आधुनिक राजनीतिक चिंतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ, न्याय की यह अवधारणा किससे जुड़ी है? यानी कि समाज में न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ, न्याय की यह अवधारणा किससे रिलेटेड है? जॉन रॉल से, प्लेटो से, समाजवादियों से या उपयोगितावादियों से? इसमें ऑप्शंस थर्ड राइट है, समाजवादियों से। समाजवादियों ने न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को अधिकतम लाभ देने की बात कही है। उन्होंने अवसर की समानता की बात करी है, सभी को समान अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस विचारधारा जो यह मानती है, निम्न में से वह विचारधारा जो यह मानती है कि न्याय एक रूढ़िवादी पूंजीवादी अवधारणा है, यह इकोनॉमी फील्ड से संबंधित है कि इस शब्द का कोई महत्व नहीं है? उदारवादी विचारधारा ने माना है, या उपयोगितावादी ने माना है, या पूंजीवादी ने माना है, या साम्यवादी ने माना है? न्याय एक रूढ़िवादी पूंजीवादी अवधारणा है। इसमें मेन फोकस है रूढ़िवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किससे रिलेटेड थी? साम्यवादियों से थी। साम्यवादी विचार एक ही पूंजीवादी अवधारणा को एक रूढ़िवादी और परंपराओं और संस्कृति से लिप्त मानते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नंबर 12 क्वेश्चंस है, न्याय के प्रकारों के संबंध में भिन्न है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय? न्याय के प्रकारों से रिलेटेड जितने भी प्रकार, उनमें से सबसे डिफरेंट प्रकार कौन सा है? धार्मिक न्याय, ऑप्शन 4 धार्मिक न्याय। क्योंकि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, अपन थ्योरी में पढ़ा था कि न्याय के 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स है, 3 फील्ड है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यानी इकोनॉमी फील्ड से संबंधित है इकोनॉमिक जस्टिस, और सोशल फील्ड से संबंधित है सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13, आर्थिक न्याय के बिना अन्य न्याय मर्तप्राय है, यह कथन कौन से विचारक का था? यानी कि आर्थिक न्याय के बिना जस्टिस ही नहीं है, जस्टिस एक मर्त प्राणी के समान है। यह विचारधारा कौन से विचारक ने प्रस्तुत की थी? हीगल ने, मार्क्स ने, लॉक ने या रोल्स ने? आपने पढ़ा होगा मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसमें आर्थिक न्याय की बात करी है। आर्थिक न्याय में सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने माना है मार्क्स को। मार्क्स ने ही इकोनॉमिक जस्टिस में कहा है कि आर्थिक न्याय के बिना अन्य न्याय मर्तप्राय है। चलो ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु एक विकल्प के रूप में मार्क्स प्रतिपादित करता है। आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु एक विकल्प के रूप में कौन सा ऑप्शन इकोनॉमिक जस्टिस पे फिट होता है? और मार्क्स ने क्या प्रतिपादित किया था? पूंजीवादी समाज को, पूंजीवादी राज्य को, समाजवादी समाज को या समाजवादी राज्य को? उसने पूंजीवादी राज्य पे बल दिया है। अगर राज्य में व्यक्तियों की इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होगी, वर्ग भेद की नीति नहीं होगी, उच्च वर्ग निम्न वर्ग में डिफरेंस नहीं होगा, और इकोनॉमी बेटर होगी, पैसों का चाल चलन ठीक होगा, और तो उसमें आर्थिक न्याय की स्थापना काफ़ी इजी वे में हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, जहाँ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का शोषण न हो वो न्याय क्या कहलाता है? जहाँ एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करता हो, मतलब उच्च कुलीन वर्ग निम्न कुलीन वर्ग का शोषण नहीं करता हो, या समाज में पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं करता हो, वहाँ कौन सा न्याय स्टेब्लिश होगा? राजनीतिक न्याय होगा, धार्मिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, या सभी होंगे? ऑल द अबाव। वहाँ पे सोशल जस्टिस स्टेब्लिश होगा। अगर समाज में सभी को अवसर की समानता हो, सभी इक्वलिटी से और फ्रीडम से जीवन यापन करें, तो समाज की कंडीशंस बेटर होगी, और वहाँ पे जो जस्टिस स्टेब्लिश होगा वो है सामाजिक न्याय। अब इसी कड़ी पे 16वां क्वेश्चन है, न्याय को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है धन, सुविधा, अदालतें व कानून, या सभी? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। न्याय को प्राप्त करने हेतु सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? धन तो हो नहीं सकता, सुविधाएं अपॉर्चुनिटीज हो नहीं सकती, अदालतें और कानून। जहाँ कानून की व्यवस्था स्थापित है, जहाँ अदालतें हैं, अगर अधिकारों का हनन होता है और न्यायालय द्वारा वहाँ संरक्षण प्राप्त किया जाता है, तो वहाँ पे कभी न्याय का हनन नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को सही जस्टिस मिलेगा। अब आगे की स्लाइड में अपन भारतीय न्यायिक व्यवस्था के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत में न्यायपालिका की ये प्रीवियस नॉलेज के आधार पे है, चलो ठीक है ना। अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। भारत में न्यायपालिका की स्थिति किन देशों से मिलती जुलती है? जर्मनी या जापान से? ऑप्शंस 2 है इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की। ऑप्शंस 3 है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शंस 4 है स्विट्जरलैंड से। कौन से दो देशों की सिमिलर जुडिशरी के जैसी अपनी इंडियन जुडिशरी है? चलो बताओ बच्चों। इंग्लैंड और अमेरिका की। अपन ने न्याय की व्यवस्था किससे ग्रहण की है? अमेरिका से। लेकिन कानूनों के समक्ष समानता अपन ने कौन से संविधान से ग्रहण किया था? इंग्लैंड से। इक्वलिटी ऑफ लॉ। तो इंग्लैंड और अमेरिका दो ऐसे देश है जिनकी जुडिशरी इंडियन जुडिशरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों। विधि का शासन अपन ने जापान से ग्रहण किया है। आपातकालीन स्थिति अपन ने जर्मनी से ग्रहण की है। कानून के समक्ष समानता अपन ने इंग्लैंड से लिया है। प्रधानमंत्री की स्थिति इंग्लैंड से ली है। अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के पद की शक्ति और न्यायिक व्यवस्था अमेरिका से ग्रहण की है। ऑस्ट्रेलिया से हम अपन ने सूचियाँ ग्रहण की है, समवर्ती सूची, है ना। और कुछ ना कुछ सभी जो देश है वहाँ से अपन ने थोड़ा जो जिस देश के संविधान से जो अपने संविधान निर्माताओं को बेटर चीज़ लगी वहाँ से उन्होंने बोरो की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? चलो बताओ। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 47। बताओ बच्चों। इसमें ऑप्शंस राइट है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार से दिया जाता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, अधिकार पर्चा, ऐसी कुछ रेट्स है जिनके अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों को अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो राज्य के न्यायालयों का संरक्षण ले सकता है। अनुच्छेद 31 अभी निरस्त है। पहले 31 एक के अंतर्गत कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार, जो लीगल राइट्स था, संवैधानिक अधिकार था, उसे 1952 में भूमि सुधार एक्ट के अकॉर्डिंग 9th शेड्यूल जो सूची बनाई थी तब उसे आर्टिकल 300 ए में एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया था। यहाँ से हटा के उन्होंने संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को कहाँ डाला था? 300 ए आर्टिकल में। तब से ये आर्टिकल क्या है? निरस्त माना जाता है। आर्टिकल 35 ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था।
लैंड रेवेन्यू के बारे में, ये भी अभी निष्क्रिय है। और आर्टिकल 47 पर्यावरण से रिलेटेड, ये अपना फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये अपनी ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, आई एम सॉरी, मौलिक कर्तव्य का नाम आ गया था, DPSP से रिलेटेड 47 है। आर्टिकल 35 से सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। आर्टिकल 35 से 51 तक राज्य के DPSP नीतियां दी गई है। उसमें आर्टिकल 47 किससे रिलेटेड है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसी कड़ी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की, सॉरी ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, आर्टिकल 32 में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए मतलब प्रावधान दिया गया है। उसमें 5 प्रकार की रीटें दी गई है, ये आप अच्छे से याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 17वां है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है? कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में रखा जाए और उसे समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। या ऑप्शन 2 है, कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में न रखा जाए और उसे किसी न्यायाधीश के समक्ष पेश न किया जाए। ऑप्शन 3 है, कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में न रखा जाए और उसे समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। या ऑप्शन 4 है, कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में न रखा जाए और उसे सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। इसमें ऑप्शन 3 राइट है, कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में न रखा जाए और उसे समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। यानी 24 आवर्स में जो भी पास का न्यायालय है, वहाँ के जो न्यायाधीश है, उनके समक्ष व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। और हाँ, एक बात और इसमें याद रखना, कभी भी रात को गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। मतलब शाम को 6 बजे बाद किसी भी व्यक्ति, चाहे वो अपराध किए हुए हो, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें अपना 18वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है? आर्टिकल 42 में, ऑप्शन 2 है आर्टिकल 38 में, ऑप्शन 3 है आर्टिकल 145 में, या ऑप्शन 4 है आर्टिकल 143। इसमें ऑप्शन 4 राइट है। 143 आर्टिकल के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है? इसमें आता है आर्टिकल 43 में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वो अगर राष्ट्रपति कोई भी सूचना मांगे तो वो सूचना उनको तत्काल प्रभाव में देनी होगी। और राष्ट्रपति भी किसी भी कोई भी अध्यादेश हो, अमेंडमेंट हो या कोई कानून हो, किसी के बारे में अगर परामर्श लेना चाहे तो वो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, भारत का उच्चतम न्यायालय स्वाधीनता से पूर्व कहलाता था, मतलब अपनी फ्रीडम 1947 से पहले भारत का जो हाई कोर्ट था वो क्या कहलाता था? ऑप्शन 1 फेडरल कोर्ट, ऑप्शन 2 है यूनियन कोर्ट, ऑप्शन 3 है ब्रिटिश कोर्ट, या ऑप्शन 4 है हायर कोर्ट। अच्छा चलो बच्चों बताओ, इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा, फेडरल कोर्ट। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की थी। तो 1947 से पहले सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय की संज्ञा दी गई थी। अपना लास्ट क्वेश्चन है
20 नंबर का, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है ये, तो मेरे हिसाब से सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन एक बार पहले क्या है कि क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको ढंग से पढ़ो, उसके ऑप्शंस ढंग से पढ़ो, तो गलती होने की बहुत ही कम गुंजाइश होती है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? M.H. बेग, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है P.K. खरे, ऑप्शन 3 है P. भगवती, और ऑप्शन 4 है हीरालाल जेकानिया। इसमें ऑप्शन 4 राइट है, हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। P. भगवती कौन थे? P. भगवती 1980, याद आ रहा होगा, जनहित याचिका की शुरुआत करने वाले कौन थे? P.N. भगवती थे। ठीक है बच्चों, ये अपने कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें अपन ने पहले वैसे जस्टिस थ्योरी को डिस्कस कर रखा था, उसी से रिलेटेड ये MCQ टॉप 20 अपन ने सॉल्व किए हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसकी थ्योरी और उसके MCQ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आएंगे। आपने मुझे तहे दिल से सुना, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।